नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने चैप्टर बैलेंसिंग स्टार्ट कर दिया था और आज हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल रोटेटिंग मासेस। बस आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आज जो मैंने टॉपिक लिया है बैलेंसिंग ऑफ सेवरल रोटेटिंग मासेस, इसको आप समझना चाहते हैं कि क्या आज हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं और इस टॉपिक का क्या मतलब होता है। तो जो डायग्राम अभी मैं समझा रहा हूं उस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है और जैसे जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं वैसे ध्यान से सुनना है, तो समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं, यहां पर हम ऐसी एक एक्सेस बना देता हूं। यहां पर इस तरह आपको दिख रही होगी, इधर एक पॉइंट ओ मान लिया और एक्सिस इस तरह अच्छे से ड्रॉ करेंगे आप भी जब भी इसको आप समझाएंगे। तो हमने मान लिया ए एंड हो गया एक्स, ये हमने मान लिया कोई एक रोटेटिंग पार्ट्स है, मान लेते हैं एक शाफ्ट है और वह रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। उसका एक एंड ओ है और एक एंड एक्स है। अब इसको बैलेंसिंग कंडीशन में लाने के लिए हमने किसी एक एंड पर, मान लिया हमने ए एंड ओ है, इस पर कुछ मास अटैच किए। वह क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है इस ओ पॉइंट के अबाउट, क्योंकि शाफ्ट रोटेट कर रही है। शाफ्ट को बैलेंसिंग कंडीशन में लाने के लिए हमने क्या किया? कुछ मास अटैच किए, तो वह भी क्या शाफ्ट के साथ रोटेट करेंगे। तो हमने मान लिया कि पहला जो मास है m1, यहां पर मैं बना देता हूं, ये क्या हमने मान लिया m1 मास है। कौन सा? m1। और ये जितनी दूरी पर रोटेट कर लगाया गया तो वह हमने मान लिया r1 दूरी पर इसको अटैच किया गया। और जो एक्सेस है, एक्स जो आपको ओ एक्स दिख रही है एक्सेस, इस पे हमने मान लिया कितने एंगल पे लगाया गया? θ1 पे एंगल पे लगाया गया। अब इसी तरह हमने मान लिया कोई दूसरा मास है। कौन सा दूसरा मास है? इसी पॉइंट पे लगाया है। कौन सा? ए पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने ओ पॉइंट दिया है। इसको हमने मान लिया ये दूसरा पॉइंट है। ये जो एंगल है यहां पर हम इसको बना देते हैं, इसको थोड़ा साफ सुथरा बना देता हूं मैं। तो हमने इस तरह बनाया, थोड़ा सा मैंने लंबा कर दिया, इससे डायग्राम अच्छा बन जाए। हमने मान लिया कि दूसरा जो हमारा मास लग रहा है, यहां से ऐसा एंगल ड्रॉ करें कि दूसरा एंगल ना कटे। तो हमने ऐसा मान लिया, यहां पर इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं इस तरह। कहां? इसी पॉइंट पे मिलना चाहिए। हमने इसको यहां पर इस तरह मास बना देता हूं। इसको क्या मान लिया मैंने? m2 मास है और इसकी जो रेडियस है कितने पे लग रहा है? r2 पे लग रहा है। और ये एंगल हमने क्या मान लिया? यहां पर कितना है? ये हो गया हमारा θ2। θ2 कहां से याद रखें? ये OX जो एक्सेस है इसी से लिया गया। फिर हमने मान लिया तीसरा मास है हमारा, यहीं से एंगल बनाना है, याद रखें कहां से? एक्सिस से। तो हमने यहां से एंगल बना लिया, इसको मैंने क्या दे दिया? ए θ3 दे दिया। और यहां पर मैंने ऐसा मास अटैच कर दिया है, इसको यहां तक लाएं। ऐसा चाहे तो एरो भी ऐसा बना सकते हैं, इससे पता चले कहां से कहां तक लिया गया। और यहां पर मैंने क्या किया? एक मास अटैच कर दिया। हमने मान लिया क्या है? हमारा m3 है और इसकी रेडियस कितनी है? r3 है। इसी तरह मैंने मान लिया एक और है, यहां पर मास लग, यहां पर एक और मास लग रहा है। ऐसा आपको डायग्राम थोड़ा उल्टा सीधा बन जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, याद रखें। जो हम समझाना चाह रहे हैं बहुत जरूरी है। यहां पर मैंने क्या मान लिया? ये जो एंगल है, एक और एंगल हमें ड्रॉ करना है। यहां से ऐसा ड्रॉ करेंगे आप, बिल्कुल कहां से? ओ एक्स एक्सिस से, और ऐसा लगाएंगे। और यहां से मान लिया इसको मैंने कितने? ये θ4 मान लिया, इसको θ4 पे लग रहा है। और ये हमारा क्या हो गया? m4 हो गया। और हमारा ये क्या हो गया? हमारा r4 रेडियस हो गया। ये क्या मान ली मैंने? हमारे 4 मासेस लग रहे हैं बैलेंसिंग कंडीशन में, और ये क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, और ये r1 r2 r3 रेडियस पे लगे हुए हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है? जब ये रोटेट करते हैं तो हम जानते हैं इस पे कौन सा फोर्स एक्ट होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है। अब जो रोटेट कर रहा है, तो हमने मान लिया ये कॉमन हमारी जो वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से सभी क्या कर रहे हैं? यहां पर ये रोटेट कर रहे हैं। तो हमने मान लिया जो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या मान लिया हमने? ओमेगा मान लिए। और ओमेगा क्या हो जाएगी? इसकी क्या कर लिखेंगे हम? इसकी यूनिट लिखेंगे रेडियन रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड हमें लिखना है। अब क्या होता है? ये जी ओमेगा क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी हो गई, जिससे ये सभी कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। तो यहां पर हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा किसी पॉइंट के अबाउट, और तो क्या होगा? ये बाहर की ओर क्या लगेगा? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। तो इस पर हमने मान लिया सेंट्रीफ्यूगल FC1 एक्ट हो रहा, क्योंकि यहां पर M1 माना तो FC1 मान गया।
जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा उसमें क्या होता है, मास होता है और रेडियस होती है, और हमारी जो जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है वो है स्क्वायर में लिखते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी तरह सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, Fc2 हो जाएगा, यहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, M2 R2 और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा हमारा, यहाँ पर लगेगा Fc3 लगेगा, ये हो जाएगा हमारा M3 और R3 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पर क्या लगेगा हमारा, यहाँ पर लग जाएगा हमारा Fc4 इक्वल क्या हो जाएगा, M4 और हमारा R4 और ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होंगे। अब यहाँ पर निकालना क्या पड़ता है, यहाँ पर जो एक पॉइंट के अबाउट बहुत सारे आपको दिख रहा होगा जो मास रोटेट कर रहे हैं, उनमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं हम, और डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। जो रिजल्टेंट हमारा मास आएगा वह किस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कितने एंगल पे लग रहा है, वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो रिजल्टेंट जो मास निकालते हैं हम लोग, उसको कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने जो हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है या अप्लाइड मैकेनिक्स उसमें पढ़ा होगा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, कि जब कुछ फोर्सेस किसी एंगल पे लग रहे हों किसी एक पॉइंट के अबाउट, तो उनको रिजॉल्व करके एक बार हॉरिजॉन्टल एक बार वर्टिकल रिजॉल्व करके हम क्या निकालते थे, रिजल्टेंट निकालते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालते थे और उनकी डायरेक्शन निकालते थे। मतलब आपको याद आया हो, हम क्या निकालते थे, समेशन H इक्वल 0 निकालते थे और समेशन B इक्वल 0 निकालते थे, शायद आपको याद हो। तो ये होता है मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करना, और ये होता है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करना। तो ये आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि कैसे लिखना है और कैसे हमें आगे इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट करेंगे। कंसीडर, हमने मान लिया OX क्या एक प्लेन है, जो क्या है OX क्या है, एक एक्सिस है किसी प्लेन की, और जो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। हमने उसको बैलेंसिंग कंडीशन में लाने के लिए एक पॉइंट पर ऊपर हमने क्या कुछ M1 M2 M3 M4 क्या मास अटैच किए, और जो है R1 R2 R3 रेडियस है उनकी, और यह क्या कर रहा है, रोटेट कर रहे हैं। रोटेट होने का इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहे हैं Fc1 Fc2 F3 और Fc4 ये लिख देंगे। इसके अलावा यह कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहे हैं, ओमेगा इक्वल रेडियन पर सेकंड से। इतना हमें डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग में लिखना है, और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखना, तो मैं PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो आप बड़े आसानी से लिख पाएंगे। इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है, हिंदी इंग्लिश जिस भी भाषा में आप लिख सकते हो उसमें लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये कैसे निकालते, ध्यान से समझे। हमें क्या लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समेशन H, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उन सभी का योग, तो यहाँ इक्वल लिख देना है। इसके बाद याद रखना हमें कि हम किस हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी है, यहाँ पर OX इसकी बात कर रहे हैं। तो OX के अबाउट हम क्या कर रहे हैं, सारे फोर्सेस को लाएंगे, मतलब इसकी ओर लाएंगे, रिजॉल्व कर रहे हैं। तो इसकी ओर कोई भी फोर्स लाएंगे तो हम एंगल देखते हैं कि यदि OX जो यहाँ पर एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, इसके साथ एंगल बन रहा है तो हमेशा हम क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसके अपोजिट में हम जाते हैं तो उसके साथ साइन लेते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस OX है, इसी के साथ एंगल बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी फोर्स रिजॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं Fc1 को रिजॉल्व करेंगे एक्स की ओर, तो इसी के साथ क्या बना रहा है, थीटा 1 एंगल बना रहा है, तो इसके साथ हम क्या लेंगे, कॉस लेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, Fc1 की जगह सीधा हम फोर्स को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, क्या है, M1 हमारा हो जाएगा R1 ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा 1, ऐसा लिख देना। फिर प्लस हम M2 को करेंगे तो इसी तरह हम इसको रिजॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जो ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, सभी के लिए कॉमन है तो सेम लिखते जाएंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा 2 हो जाएगा। प्लस हम लोग क्या करेंगे, m यहाँ पर फिर लिखना है, M3 हो जाएगा हमारा, R3 हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और cos थीटा 3 हो जाएगा। इस तरह फिर प्लस हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M4 R4 ओमेगा स्क्वायर cos थीटा 4 हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, cos यहाँ तक हमने सारे फोर्सेस को हमने OX जो एक्सिस लिखी इसके अबाउट रिजॉल्व किया। पहले हमने इसको रिजॉल्व किया, इसके साथ दो एंगल थीटा बन रहा था, फिर हमने इसको रिजॉल्व किया तो इसके साथ एंगल थीटा 2 बन रहा था, तो मैंने थीटा 2 लिख दिया। फिर इसको रिजॉल्व किया तो इसके साथ एंगल मैंने थीटा माना हुआ, तो फिर इसको किया। फिर इसको रिजॉल्व किया Fc4 को, तो इसके साथ एंगल क्या बन रहा था, थीटा 4 बन रहा था, थीटा 4 लिख दिया। अब यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर लिखा है सभी जगह, एक कॉमन है सबके लिए, सब एक दूसरे से बेसिक कैंसिल हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिग्मा H इक्वल क्या लिख देंगे, M1
और R1 cos θ1 लिख देंगे, प्लस हमारा हो जाएगा M2 R2 cos θ2 हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा M3 R3 cos θ3 हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा M4 R4 और हमारा हो जाएगा cos θ4 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 मान लो, सेकंड मान लो, जो भी आपको मानना वो मान सकते हैं। तो हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। इसी तरह सेम हमें क्या लिखना है, जो हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लिखा तो वर्टिकल लिखना पड़ेगा, तो मैं उसको एक बार लिख देता हूं। तो अब हमें हेडिंग क्या डालेंगे, सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ जो इक्वेशन बनी हुई है सिग्मा एच, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे सिग्मा भी। अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ जो कॉस लिखा है इसकी जगह साइन लिखना है और पूरी इक्वेशन जैसे की तैसे लिख देना। तो हमें यहां पर क्या करेंगे, M1 R1 और क्या लिख देंगे हम, साइन θ1, फिर हम प्लस लगाएंगे M2 R2 साइन θ2, प्लस हमारा हो जाएगा M3 R3 साइन θ4, प्लस हमारा हो जाएगा M4 और R4 साइन θ4। ये क्या है, M4 है, याद रखें, और यहां पर आपको दिख रहा होगा ये क्या R3 है। तो ये सेम हमने क्या किया, सेम यहां पर कॉस की जगह साइन लिख दिया। इसका कंसेप्ट क्या होता है, अब जो हमारे FC1 FC2 FC3 और FC4 जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैं, इनको हम वर्टिकल दिशा में क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं। मतलब वर्टिकल दिशा में इसको ऊपर की ओर रिजॉल्व करेंगे। तो एंगल कहां, OX के साथ बनाया था, जब इसके अपोजिट जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। तो इन फोर्सेस को हमने वर्टिकल दिशा में रिजॉल्व किया, तो एक इक्वेशन बनी हमारी, इक्वेशन मानते हैं हम 2। ऐसे ही जब न्यूमेरिकल आते हैं तो वहां पर जो फोर्सेस दिए रहते हैं, जिस भी एंगल पे या जो भी फोर्सेस दिए रहते हैं, उनका हम ऐसे ही डायग्राम बनाते हैं, फिर उनको ऐसे ही रिजॉल्व करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर वैल्यू रहती है उनको कैलकुलेट करके सिग्मा एच की वैल्यू निकालते हैं और सिग्मा भी की वैल्यू निकालते हैं। फिर जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है मैं बताता हूं आपको। तो हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम कैसे शो कराते हैं, एफसी से, इक्वल करेंगे और रूट लगाएंगे, ऐसा रूट लगाएंगे, और जो हम लोगों ने निकाला है सिग्मा एच, क्या निकाला, सिग्मा एच, और इसका क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट में लगा के होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस आएगा हमारा सिग्मा वी, तो इसका भी होल स्क्वायर, और रूट ऐसा पूरा ऊपर चढ़ा देंगे। मतलब हम लोग जो सिग्मा एच की वैल्यू निकालेंगे उसका स्क्वायर करके यहां पर रखेंगे, सिग्मा भी की जो वैल्यू निकालेंगे उसको स्क्वायर करके यहां पर रखेंगे, पूरे का रूट ले लेंगे। इससे हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है वह निकल आएगा। अब हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, उससे पहले हमें एक हेडिंग डालना पड़ेगी, वह मैं लिख देता हूं। तो इसकी अब जो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है, ये जो हमारा एफसी लगेगा तो कितने एंगल पर लगेगा, उसी डायग्राम में एफसी कितने एंगल पर लगेगा, उसके लिए हम जो एंगल निकालते हैं वह होता है tan थीटा इक्वल सिग्मा भी अपॉन सिग्मा एच। सिग्मा भी की जो भी वैल्यू यहां पर निकलेगी, जो यहां पर निकलेगी उसको रखेंगे, और सिग्मा एच की जो वैल्यू निकलेगी उसको रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल करके हम यहां पर क्या करेंगे, tan इनवर्स हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सिग्मा भी अपॉन सिग्मा एच। बस इससे हमारा थीटा निकल आएगा। जब थीटा निकल आएगा तो हम लोग क्या निकालेंगे लास्ट में, एफसी जो फोर्स है वह कैसे निकलेगा, एफसी इक्वल जो रहता है वह क्या होता है हमारा एम सी और आर सी, इससे हम निकालते हैं रिजल्टेंट फाइनल फोर्स। तो फाइनल इक्वेशन ए बनती है किसकी, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है इसकी। इससे कई फायदे होते हैं। क्या होता है, कई बार हमने ए निकाल लिया मास, लेकिन हमें मास पता नहीं है, हो सकता है उसकी रेडियस दी गई हो, तो इनको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एफसीएम अगर यहां से निकाल लेंगे तो इसमें यदि रेडियस दी गई हो या मास दिया गया हो तो उनमें से किसी एक को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो जब न्यूमेरिकल जिस तरह के आएंगे उसमें कंडीशन में बताऊंगा। अभी हमें ये समझ में आ गया कि सिग्मा एच कैसे निकालते हैं, सिग्मा भी कैसे निकालते हैं, एफसी जो मैग्नीट्यूड है वह फाइनल कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। कई बार थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है, जैसी मैंने हेडिंग दी थी कि जो भी हमारे रोटेटिंग मासेस हैं, जब किसी एक पॉइंट पे सेवरल रोटेटिंग मासेस लग रहे हों, कि बहुत सारे रोटेटिंग मासेस किसी एक पॉइंट के अबाउट लग रहे हों, तो हम लोग इसकी जो भी रिजल्टेंट और हमारी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक डेरिवेशन के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कंसीडर करके हम ये पूरा ऐसा समझा सकते हैं। और न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो मैं आगे इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा, अभी तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।